हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। अगर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की बात करी जाए तो ये हमारे पास में कैसेट के अंदर का एक पार्ट होता है। जो हमारे पास में रेडियोग्राफिक कैसेट होती है, उस रेडियोग्राफिक कैसेट के अंदर का ये एक पार्ट होता है जिसका काम ये होता है कि जो एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करने का काम करता है। सिंपल थिंक है कि हमारे पास में हमारी जो एक्सरे फिल्म होती है, जो रेडियोग्राफिक फिल्म की हम बात कर रहे हैं, वो फिल्म हमारी लाइट फोटोन से भी एक्सपोज होती है और एक्सरे फोटोन से भी एक्सपोज होती है। अगर देखा जाए तो हमारे पास में 5% हमारी ये किससे एक्सपोज होती है, एक्सरे से एक्सपोज होती है। और अगर देखा जाए तो 95% ये हमारे पास में जो है लाइट फोटोन से एक्सपोज होती है। किससे होती है? लाइट फोटोन से। ठीक है, हाँ, तो ये बात यहाँ पे देखने वाली है। देखो सिंपल थिंग है, हम अपनी पूरी फिल्म को, जो हमारे पास में रेडियोग्राफिक फिल्म है, उसे एक्सरे से भी एक्सपोज कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसका रीजन ये है कि हमारे पास में क्या होता है, अगर हमने ज्यादा एक्सरे फोटोन को यूज किया तो पेशेंट की डोज इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे पेशेंट की डोज को डिक्रीज करने के लिए, लाइट फोटोन को यूज करने के लिए एक्सरे जो हमारे पास में होगा वो हमारे कम हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारी लाइट फोटोन से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक अच्छी एक्यूरेट क्वालिटी वाली इमेज को यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की बात करें तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, इनका नाम सबने सुना होगा। ये एक साइंटिस्ट है हमारे, जिन्होंने 1896 में, कब? 1896 में एक मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट करते हुए, जो कि हमारे पास में कैल्शियम टंगस्टेट है। कौन सा है? कैल्शियम टंगस्टेट। ये आप लिख लेना। इस मटेरियल पे फंक्शन करते हुए, इसका डेवलपमेंट करते हुए इन्होंने देखा कि हमारे पास में ये एक ऐसा मटेरियल है जिसे रेडियो एक्टिव मटेरियल से अगर हम एक्सपोज करते हैं, कोई भी रेडिएशन इस पे आती है तो इसके अंदर से विजिबल लाइट निकलती है, मतलब कि ये लाइट को एमिट करता है। तो इस तरीके की इन्होंने एक स्क्रीन फॉर्म कर ली, इस मटेरियल की इन्होंने एक स्क्रीन बना ली। ठीक है, तो ये किसने किया था? थॉमसन एल्वा एडिसन ने। उसके बाद में हमारे पास में एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम है माइकल पॉपिन। क्या नाम है? माइकल पॉपिन। इन्होंने भी 1897 में या 1906 में, इसके अंदर पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो 1897 में हम इसे लिख देते हैं। इन्होंने क्या किया, इस स्क्रीन को एज अ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन रेडियोग्राफिक फिल्म को एक्सपोज करने के लिए यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है ये 1896 हो या 1897 हो, इसको आप देख लेंगे। ठीक है ना, तो इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, इसको यूज किया एज अ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास में हमारी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फंक्शन कैसे करती है, काम कैसे करती है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है। तो इसको जो है मैं रब कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, इसके अंदर पे हमने 4 लेयर दिखा रखी है। कितनी लेयर दिखा रखी है? 4 लेयर। तो जो हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, इसके अंदर पे 4 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? 4 लेयर्स होती है। तो अगर हम बात करें इसकी सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है बेस। क्या होती है? बेस। तो ये वाली जो लेयर हमारे पास में है, मैं इधर की तरफ इसमें लिख देता हूं, ये लेयर होती है हमारी बेस। ठीक हो गई। उसके बाद में जो सेकंड लेयर हमारे पास में होती है वो होती है रिफ्लेक्टिंग लेयर। क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड लेयर हमारे पास में रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है। उसके बाद में ये जो सेकंड लेयर हमारे पास में है ना, ये हमारे पास में कैसी लेयर होती है? रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में सेकंड हो गई। उसके बाद में थर्ड लेयर जो हमारे पास में होती है वो होती है फॉस्फर लेयर। कौन सी होती है? फॉस्फर लेयर। तो थर्ड जो ये वाली लेयर हमारे पास में है, ये कौन सी लेयर हो गई? फॉस्फर लेयर। ठीक है, फोर्थ हमारे पास में ये वाली जो लेयर होती है, ये होती है प्रोटेक्टिंग लेयर। क्या होती है? प्रोटेक्टिंग लेयर। ठीक है, तो यहां पे भी हम लिख देते हैं, फोर्थ लेयर हमारे पास में कौन सी होती है? प्रोटेक्टिंग लेयर। ठीक है, ये हमारी क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे पास में 4 लेयर से हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बनी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट लेयर की, जिसका नाम है बेस। क्या होता है? बेस। ऑब्वियसली बेस से समझ में आ रहा है, फाउंडेशन है, मतलब कि इसी पे ही हमारी जो पूरी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, यही पूरी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को क्या कर रही है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, यही इसका फाउंडेशन बना रही है। तो सिंपल है, ये हमारी जो बेस लेयर होती है, ये हमारे पास में क्या होती है? हाई
ग्रेड ऑफ कार्डबोर्ड की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? हाँ, कार्डबोर्ड की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में कार्डबोर्ड की होनी चाहिए। उसके बाद में ये हम प्लास्टिक की भी बना सकते हैं। किसकी बना सकते हैं? प्लास्टिक की भी बना सकते हैं, दोनों की बना सकते हैं। या तो हम हाई ग्रेड कार्डबोर्ड यहाँ पे यूज कर ले या फिर हम यहाँ पे प्लास्टिक यूज कर ले। एक्चुअली ये ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम इसको थोड़ा फ्लेक्स करना चाहे तो ये आराम से फ्लेक्स्ड भी हो जाए, क्योंकि हमें हैंडलिंग में अगर हमें इसे कभी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को कैसेट से निकालना पड़े या उसमें लगाना पड़े तो ये वहां पे क्या हो, आराम से लग जाए, खराब ना हो। ठीक है, तो इसको हम बना सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसकी थिकनेस की, तो ये जो हमारे पास में लेयर होती है, तो इस लेयर की जो थिकनेस होती है वो होती है 250 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितनी होती है? 250 माइक्रोमीटर। मतलब कि सबसे बड़ी जो इसके अंदर पे लेयर होता है, जो सबसे बड़ी थिकनेस इसके अंदर पे होती है वो बेस की ही होती है। पूरी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर पे जो सबसे ज्यादा थिकनेस होती है किसकी होती है? बेस की होती है। कितनी होती है? 250 माइक्रोमीटर्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गई हमारी क्या? बेस हो गया। उसके बाद में हम दूसरी लेयर की बात करें तो दूसरी लेयर होती है हमारे पास में रिफ्लेक्टिंग लेयर। क्या होती है? हाँ, रिफ्लेक्टिंग लेयर हमारे पास में होती है। तो ये जो लेयर हमारे पास में है, इस लेयर को हम पहले फॉस्फर लेयर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम रिफ्लेक्टिंग लेयर को पढ़ेंगे। तो यहां पे मैं फॉस्फर लेयर के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास में जो तीसरी लेयर होती है वो कौन सी होती है? फॉस्फर लेयर। ठीक है, तो फॉस्फर लेयर के बारे में मैं बात करता हूं। सबसे पहले यही हमारे पास में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर पे मेन लेयर है, एक्टिव लेयर है, जो कि यहाँ पे क्या काम करती है? जो हमारे एक्सरे फोटोन होते हैं उन एक्सरे फोटोन को कन्वर्ट करती है। क्या करती है? कन्वर्ट करती है। किसमें? लाइट फोटोन में। किसमें? हाँ, लाइट फोटोन में। ये याद रखना है आपको। अब ये कितने एक्सरे फोटोन को कितने लाइट फोटोन में कन्वर्ट करेगी? तो ये हमारे पास में एक एक्सरे फोटोन को, किसको? एक एक्सरे फोटोन को कितने में? 800 to 1000 लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है? हाँ, सिंपल बात है कि हमारे पास में जो फॉस्फर लेयर होती है, ये फॉस्फर लेयर एक एक्सरे फोटोन को 800 से 1000 लाइट फोटोन के अंदर पे कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में फॉस्फर मटेरियल्स होते हैं, ये फॉस्फर मटेरियल्स हमारे पास में कौन कौन से होते हैं? तो मैं यहां पे लिख देता हूं। जो हमारे पास में हमारे फॉस्फर लेयर होते हैं, ये आपको याद भी रखने हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो क्या होते हैं? फॉस्फर मटेरियल्स होते हैं, ये हमारे पास में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली चीज हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे कि हमारे पास में एक होता है कैल्शियम टंगस्टेट। क्या होता है? कैल्शियम टंगस्टेट। ठीक है, एक मटेरियल तो ये हो गया हमारे पास में। दूसरा मटेरियल हमारे पास में होता है लैंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड। क्या होता है? लैंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड। ये एक आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लैंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड। उसके बाद में जो थर्ड मटेरियल हमारे पास में है, तो थर्ड मटेरियल यहां पे हमारे पास में होगा गैडोलीनियम ऑक्सी सल्फाइड। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? Ga2O2S। ठीक है, तो ये हमारे पास में गैडोलीनियम ऑक्सी सल्फाइड होगा। ठीक है, और इसका एक कारण भी है। हमारे पास में यहाँ पे हमारी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है अलग अलग तरीके की जो है लाइट प्रोड्यूस करती है। अगर हम कैल्शियम टंगस्टेट की बात करते हैं तो ये हमारे पास में जो है ब्लू कलर की लाइट जो होती है उसको प्रोड्यूस करती है। अगर हम लैंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास में ब्लू कलर की लाइट प्रोड्यूस करती है। गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास में ग्रीन कलर की, किसकी? ग्रीन कलर की जो लाइट होती है उसको प्रोड्यूस करती है। सिंपल है। कैल्शियम ऑक्साइड जो कैल्शियम टंगस्टेट की अगर बात करें तो ये हमारे पास में ब्लू कलर की लाइट को प्रोड्यूस करता है। लैंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड की बात करते हैं तो ब्लू लाइट प्रोड्यूस करता है। गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड की बात करते हैं तो ग्रीन कलर की लाइट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और हमारे पास में हमारी जो फॉस्फर लेयर होती है, फॉस्फर लेयर की जो थिकनेस होती है, क्या होती है? जो हमारे पास में इसकी थिकनेस होती है, ये थिकनेस हमारी 100 माइक्रोमीटर होती है।
और 100 माइक्रोमीटर होने के बाद में ये वेरिएबल भी होती है। कैसी होती है? वेरिएबल भी होती है। मतलब कि ये हमारे पास में 50 माइक्रोमीटर से लेके 300 माइक्रोमीटर तक भी हो सकती है ऑन द डिपेंड ऑफ स्पीड। इसका एक स्पीड फैक्टर होता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंटेंसिफाइड स्क्रीन की जो हमारा फैक्टर होता है उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी थिकनेस होती है फॉस्फर लेयर की, ये वेरिएबल भी होती है। कैसी होती है? वेरिएबल भी होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास में हमारी फॉस्फर लेयर। उसके बाद में हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग लेयर की। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्टिंग लेयर की, ठीक है। तो यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात समझने वाली है कि हमारे पास में हमारी जो सेकंड लेयर है जिसको हमने कहा है रिफ्लेक्टिंग लेयर, ये जो रिफ्लेक्टिंग लेयर है, सिंपल क्या हुआ कि हमारे पास में देखो इधर की तरफ ये वाला जो पार्ट है, इधर की तरफ हमने रख दिया हमारी रेडियोग्राफिक फिल्म, ठीक है। रेडियोग्राफिक फिल्म के बाद में एकदम प्रोटेक्टिंग लेयर आती है, फिर फॉस्फर लेयर आती है, फिर हमारी रिफ्लेक्टिंग लेयर आती है, फिर बेस आता है, ठीक है। बेस हमारा सबसे लास्ट में होता है। अगर हम डबल स्क्रीन की बात करते हैं तो इसी को ही हम उल्टी करके रख देंगे, मतलब कि हमारा फिर क्या आएगा? बेस आएगा, फिर उसके बाद में फॉस्फर लेयर आएगा, फिर रिफ्लेक्टिंग लेयर और फिर बेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है हमारी इंटेंसिफाइंग लगी होती है हमारी कैसेट के साथ में। तो क्या होगा जब एक्सरे फोटोन यहां से आएगा तो वो हमारे पास में सबसे पहले किस में जाएगा? यहाँ पे फॉस्फर लेयर में। तो फॉस्फर लेयर के अंदर से इसके अंदर पे जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो चारों तरफ लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। इसके जो फोटॉन्स होंगे वो चारों तरफ जाएंगे। तो अब जो इधर वाले चले जाएंगे वो तो इमेज फॉर्म कर ही देंगे, लेकिन जो आगे की तरफ जाएंगे इधर की तरफ वो तो सारे वेस्ट हो गए ना। तो उनको यूज करने के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग लेयर का यूज किया गया है, जिससे जो हमारे एक्सरे जो हमारे लाइट फोटोन है वो जो आगे की तरफ जा रहे थे वो इस लेयर पे लगे और रिफ्लेक्ट होके वापस वो हमारे पास में कहां पे चले जाए? हमारी रेडियोग्राफिक फिल्म पे चले जाए और इमेज का फॉर्मेशन कर दे, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमारी जो रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है, ये रिफ्लेक्टिंग लेयर हमारी बनी होती है टाइटेनियम डाइऑक्साइड की। किसकी? टाइटेनियम डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हमारे पास में हमारी क्या है? जो रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है, जो रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है, रिफ्लेक्टिंग लेयर हमारी बनी होती है टाइटेनियम डाइऑक्साइड की, ठीक है। और इसका काम ये होता है जो हमारे लाइट फोटोन टूवर्ड्स द बेस की तरफ जा रहे होते हैं उसको ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास में वापस उसको फिल्म की तरफ भेज देते हैं। क्या कर देते हैं? फिल्म की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में रिफ्लेक्टिंग लेयर इसलिए यूज की जाती है। और इसकी जो थिकनेस होती है वो थिकनेस होती है 25 माइक्रोमीटर की। कितनी? 25 माइक्रोमीटर की पतली सी लेयर होती है हमारे पास में, जिसका सिर्फ काम ये होता है कि हमारे लाइट फोटोन को वापस रेडियोग्राफिक फोटोन की तरफ फिल्म की तरफ भेज सके, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आती है हमारी लास्ट लेयर जो कि हमारे पास में प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। तो अगर प्रोटेक्टिंग लेयर की हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या है? यहीं पे मैं लिख देता हूं। जो हमारे पास में हमारी क्या होती है? प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जो कि हमारी फोर्थ लेयर है। कौन सी? हाँ, प्रोटेक्टिंग लेयर। ये प्रोटेक्टिंग लेयर हमारे पास में लास्ट लेयर होती है, ठीक है। और ये फॉस्फर लेयर के साथ में जुड़ी हुई होती है, फॉस्फर लेयर के जस्ट बाद में होती है, ठीक है। और ये जो हमारी लेयर होती है, ये लेयर बनी होती है सेलुलोज पॉलीमर की। किसकी? सेलुलोज पॉलीमर की, ठीक है। ये हमारे पास में सेलुलोज पॉलीमर की ये हमारे पास में बनी हुई होती है ये लेयर। और इसकी भी अगर थिकनेस की बात करें तो इसकी जो थिकनेस होती है ये भी 25 माइक्रोमीटर की होती है। कितनी होती है? 25 माइक्रोमीटर की इसकी भी थिकनेस होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मेन रोल क्या होता है? इसका सबसे बड़ा रोल ये होता है कि ये हमारे पास में हमारी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, क्या है? जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब प्रोटेक्शन कहां से करेगी? सबसे पहले कंटामिनेशन से बचाएगी, ठीक है ना। किससे? कंटामिनेशन से बचाएगी। उसके बाद में ये क्या करती है कि हमारे पास में ये कोई भी ऐसा जो हम क्या करते हैं इसको साफ करते हैं इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को, या किसी भी ऐसी चीज को हम मतलब किसी भी ऐसी चीज से हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को, तो ये इसको क्या करती है? स्क्रैचेस से बचाती है। क्या करती है? स्क्रैचेस से बचाती है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे पास में जो है इसकी अंदर पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से भी ये क्या करती है? हमें बचाती है। क्या करती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रिवेंशन भी करती है। क्या करती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रिवेंशन भी करती है। कैसे करती है? मतलब क्या होता है इसका कि जब हम इसमें कोई काम कर रहे होते हैं
तो उसकी वजह से इस पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारे पास में कोई अननेसेसरी आयंस वहां पे क्रिएट हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारी इमेज खराब हो जाए। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को भी हम यहाँ पे क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो ये हमारे पास में हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इस तरीके से बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कंप्लीट लेक्चर है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का। इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारे पास में इंटेंसिफाइंग फैक्टर, स्पीड फैक्टर क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।